हेलो एवरीवन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जरा। देखो, ए ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। 60% ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 15,000 पर मंथ एंड 40% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बेटा ये वाला केस ना आपका केस 3 हो गया, जिसमें क्या था, पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट इज लेट आउट। तो ये देखो 60% प्रॉपर्टी लेट आउट है और 40% प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। चलो, म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है बेटा, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज एक्वायर्ड इन 2010, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तरीका देखना है बेटा, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा याद करो, मैंने कल क्या कहा था कि अगर पार्ट हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो जो पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कर दो, और जो पार्ट लेट आउट है उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह कर दो। तो यहां पर लिखो, ठीक है, पोर्शन 1 बेटा, पोर्शन 1 हो गया 60%, जो कि बेटा क्या है, लेट आउट, और पोर्शन 2 हो गया 40%, जो कि बेटा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो कि क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 60% पोर्शन लेट आउट है और 40% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पहले जीएवी बेटा, 40% वाले पोर्शन की जीएवी तो निल हो गई ना, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब लेट आउट वाले की निकालते हैं, वर्किंग नोट बनाओ बेटा, ध्यान से करना है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, कौन से वाले पोर्शन की निकाल रहे हैं, लेट आउट वाले पोर्शन की, 60% की, ठीक है। चलो, पहला बेटा क्या था हमारा, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकालते थे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ये ध्यान से करना है बेटा, आप सुनना मेरी बात बेटा, ये बात देखना बेटा, आपको जो ये म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ये बेटा पूरे हाउस की दे रखी है, और हमें पूरे हाउस की नहीं चाहिए, हमें 60% की चाहिए। तो बेटा 60% की म्यूनिसिपल वैल्यू क्या आ गई, 1,20,000, ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा फेयर रेंट भी करो। फेयर रेंट आपको 22,000 रुपए पर मंथ दे रखा है, इसे भी पूरे घर का मान के चलना। तो 22,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 264, इसका 60% चाहिए बेटा मेरे को लेट आउट वाले पोर्शन का, 158,400, और फिर 20,000 इंटू 12 इंटू 60%, स्टैंडर्ड रेंट पूरे घर का मान के चलना, 144। चलो अब बताओ, अब करो, ये 60% का आ गया बेटा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो फेयर रेंट हायर आ रहा है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो बेटा स्टैंडर्ड रेंट ही क्या हो गया हमारा स्टेप 1 के हिसाब से, लो 144। फिर बेटा स्टेप 2, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलो एक्चुअल रेंट करते हैं, ये देखो उसने कहा 60% ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 15,000 पर मंथ। बेटा ये 15,000 पर मंथ का एक्चुअल रेंट 60% का ही है,
तो 15,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का 180 माइनस अनरियलाइज रेंट कोई है नहीं बेटा, नील कर दो, नील, तो 180 आ गया। तो फिर था स्टेप 1 और स्टेप 2, दोनों में से जो भी हायर है, और हायर आ गया 180, ठीक है। और फिर स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी बेटा कोई है नहीं, तो 180 ही आ जाएगा। लो, ये 60% वाला जो पोर्शन था ना, उसकी बेटा जीएवी आ गई 180 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। पढ़ो जरा, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हैं 30,000। बेटा ये 30,000 तो पूरी हाउस प्रॉपर्टी के होंगे, उसका 60% बताओ, 18,000। और यहां पर 40% का डिडक्शन मिलेगा नहीं आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो एनएवी 162 आ गई और नील, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, तो 1,62,000 पे 30%, 48,600 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। और लास्ट आ जाएगा बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ध्यान से देखना है, सिंपल है वैसे, देखो, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज एक्वायर्ड इन 2010। बेटा ये 180 का इंटरेस्ट तो पूरी हाउस प्रॉपर्टी का है, दो पार्ट्स में बांटो इसे, कॉन्सेप्ट दो पार्ट, 60% लेट आउट है और 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 180 का 60% कितना हुआ, 1,08,000 लेट आउट हो गया और 72,000 का इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हो गया। अब सुनना बेटा, इस 180 का तो 1,08,000 का तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा लेट आउट के रिस्पेक्ट में है, लेट आउट का डिडक्शन फुल मिलता है विदाउट एनी लिमिट। तो 1,08,000 का तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा आपको, लेट आउट का पूरा मिलता है बेटा। अच्छा, ये जो 72 है इसका बेटा कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है 3 कंडीशंस पे। पहली, लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। तो बेटा एक बार बताओ, प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी 2010 में, खरीदी है 2010 में, लोन कब लिया कुछ नहीं दे रखा है बेटा, तो मान लेते हैं 2010 में ही लोन लिया और 2010 में ही खरीदी प्रॉपर्टी, तो 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, परचेज के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए लिया है तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, और परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 सालों में, ये तो उसी साल में कंप्लीट हो गया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। मैक्सिमम कितने का डिडक्शन, मैक्सिमम 2 लाख का मिलेगा बेटा। 2 लाख तो मैक्सिमम है ना, जब पे ही 72 करा तो डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा, 72 ही तो मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख है ना। बस ये आपका प्रॉफिट निकाल लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,62,000 माइनस 48,600 माइनस 1,08,000, 5,400 और 72,000 नेगेटिव। ये आपकी आ गई बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी आ गई बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट वाले पार्ट की और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट की। दो बेटा कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, करें एक और। चलो बेटा अभी 6th रहने दो, पहले 7th पे आ जाओ।
सिंपल सा है। देखो, A has a house which has two identical units. One of the unit is self-occupied throughout the previous year and the other unit is let out throughout the previous year. तो ये भी वही केस हो गया बेटा, एक हाउस प्रॉपर्टी का एक पार्ट लेट आउट है, एक पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द कंप्लीट हाउस अमाउंटिंग टू 6,000 have been paid during the previous year. Construction of property was completed on 1/1/1994. Determine income from house property for assessment year 21-22. चलो बेटा, फिर से मुझे बताओ, एक ही हाउस प्रॉपर्टी के कितने पोर्शन है बेटा? दो पोर्शन है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक पोर्शन लेट आउट है। बनाओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें लिखना पोर्शन 1 बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पोर्शन 2 बेटा लेट आउट है। और बेटा एक बात आपने नोटिस करी, उन्होंने कहा था दोनों यूनिट्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब हूबहू है, बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों का एरिया 50-50% है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना बेटा, 50-50%। चलो, सबसे पहले जीएवी बेटा, इसकी तो आ गई नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नील हो जाएगी बेटा। लेट आउट की देखते हैं बेटा। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। बेटा एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको म्यूनिसिपल वैल्यू चाहिए, नहीं दे रखी। फेयर रेंट चाहिए, नहीं दे रखा। आपको स्टैंडर्ड रेंट चाहिए, नहीं दे रखा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक काम, वैसे मैं छोटी सी एक बात बताऊं तो सुनना मेरी बात। बेटा आपको म्यूनिसिपल वैल्यू नॉट गिवन, क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो वो आप निकाल नहीं सकते बेटा, क्योंकि दैट इज डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, इग्नोर कर दो इसे इग्नोर कर दो। अच्छा, सेकंड है फेयर रेंट। बेटा फेयर रेंट भी गिवन नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको बेटा, फेयर रेंट अगर गिवन नहीं है ना, तो फेयर रेंट आप थोड़ा सा सोच के आप निकाल सकते हो बेटा। मतलब थोड़ा अजम्पशन लेके आप निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा फेयर रेंट क्या होता है? रेंट चार्ज्ड बाय सिमिलर हाउस इन सिमिलर लोकेलिटी। तो एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं कितना किराया चार्ज कर रहा हूं बेटा? 5,000 रुपये पर मंथ। तो बेटा मैं ये मान के चल सकता हूं कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ क्यों चार्ज कर रहा हूं? क्योंकि मेरे बगल में जो घर है ना, मेरे बगल में जो घर है वो भी सिमिलर हाउस का सिमिलर लोकेलिटी में कितना ले रहा है? 5,000। क्योंकि वो 5,000 ले रहा है तो मैं भी कितना ले रहा हूं? 5,000। तो इसका मतलब मैं एक बात बता दूं आपको, अगर बाय चांस क्वेश्चन में कभी फेयर रेंट ना दे रखा हो ना, तो इसे इक्वल टू एक्चुअल रेंट मान लेना बेटा, फेयर रेंट को। ये आप एक अजम्पशन फेयर रेंट के केस में आप ले सकते हो। फेयर रेंट अगर नहीं दे रखा है तो उसे इक्वल टू एक्चुअल रेंट मान लो। तो फेयर रेंट भी कितना हो जाएगा बेटा? जितना एक्चुअल रेंट है, 5,000 पर मंथ। ठीक है, क्लियर हुआ? और रही बात तीसरी, स्टैंडर्ड रेंट। बेटा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो बेटा वो आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। तो वो भी आपको नहीं पता, वो भी नहीं निकाल सकते आप। तो दो चीजें तो आपको पता ही नहीं है बेटा, उन्हें इग्नोर कर दो।
म्यूनिसिपल वैल्यू को इग्नोर कर दो, स्टैंडर्ड रेंट को इग्नोर कर दो, बस फेयर रेंट को देख के चलो। ठीक है, चलो अब स्टेप हम यूज करेंगे, आओ मेरे साथ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। बेटा पहला स्टेप क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हो, म्यूनिसिपल वैल्यू है नहीं, इग्नोर करो, और फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है बेटा, 5,000 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू इग्नोर करो और फेयर रेंट 60,000, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट भी है नहीं, इग्नोर करो, तो एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 आ गया। सेकंड, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। बेटा हमने फेयर रेंट को एक्चुअल रेंट के बराबर माना था 60,000। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है तो 60 ही हायर आ गया, और स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी है नहीं बेटा, तो सीधा सीधा बेटे 60 आ गया, 60,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द कंप्लीट हाउस 6,000। बेटा ये 6,000 पूरे हाउस के हैं, तो मुझे सिर्फ 50% के बताना, लेट आउट के 3,000, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो डिडक्शन मिलेगा नहीं आपको। तो एनएवी नील और एनएवी 57,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% नील और 17,100, और लास्ट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखना बेटा कोई इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट तो बेटा है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नील। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 57,000 माइनस 17,100, 39,900 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा कॉपी करो, ये आपके बच्चे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई दोनों केसेस में। क्लियर हो रहा है, ये आपका केस 3 चल रहा है, जिसमें पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है। चलो एक और, अभी 8th रहने दो, अभी पहले 9th पे आ जाओ। देखो 9th, C has a house property situated in Delhi which consists of 2 units. Unit A has 60% floor area whereas B has 40% floor area. Unit A was self-occupied for 8 months and with effect from 1st December 20 कर लेना बेटा, 1st December 20, it was let out for 10,000 per month. Unit B was also meant for self occupation, but it was also let out with effect from 1st October 20 for rupees 8,000 per month. अब बेटा एक बात सुनो, ये वाला केस पता है कौन सा है बेटा, ये वाला केस ध्यान से सुनना। उसने पता क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, समझ के देखना। उसने कहा एक हाउस प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, जिसके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट ए और यूनिट बी। उसने कहा जो ये यूनिट ए है ना, ये सेल्फ
ऑक्यूपाइड था 8 मंथ्स के लिए और बाकी 4 मंथ्स के लिए ये लेट आउट था, और जो यूनिट बी है, यूनिट बी वॉज ऑल्सो मेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बट इट वॉज ऑल्सो लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड ये हुआ 6 मंथ्स के लिए, कब से कब तक? 1 अक्टूबर से किराए पे दिया है, मतलब 30 सितंबर तक तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड ही था 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए ये क्या हो गया? लेट आउट। तो हम ना इन दोनों को बेटा अलग अलग देखना, अलग अलग। पहले इसका बताओ बेटा, केस 4 अप्लाई करेगा यूनिट ए पे। केस 4 क्या था? हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अदर पार्ट ऑफ द ईयर। और बेटा इसका अगर आपको याद हो तो इसका ट्रीटमेंट होता है एज डीम्ड लेट आउट, मतलब इस प्रॉपर्टी को माना जाता है कि ये लेट आउट रही है। पक्का सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका लेट आउट की तरह ट्रीटमेंट होगा, और इसका भी ट्रीटमेंट होगा एज डीम्ड लेट आउट। बेटा कौन सा केस अप्लाई करता है दोनों यूनिट्स पे? केस 4 अप्लाई करता है। हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर अदर पार्ट ऑफ द ईयर, तो इसका ट्रीटमेंट होगा एज लेट आउट। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, चल करते हैं बेटा, ध्यान से करना है। हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर लिखना यूनिट ए। बेटा यूनिट ए कितना परसेंट का एरिया है? 60% का एरिया है यूनिट ए का, और यूनिट बी का एरिया बेटा 40% का है, और दोनों का ट्रीटमेंट होगा एज डीम्ड लेट आउट, माना जाएगा लेट आउट है, लेट आउट की तरह होगा बेटा ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले आती है जीएवी। वर्किंग नोट बना लो, जीएवी निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, यहां पर लिखो यूनिट ए और यूनिट बी। बेटा पहला स्टेप क्या था? एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। फॉर्मूला म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। बेटा मुझे बताओ म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है क्या बेटे? बेटा मेरे ख्याल से नहीं दे रखी है ना, कोई बात नहीं। म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी तो मैंने क्या कहा था बेटा? इग्नोर कर दो। म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी ना बेटा, इग्नोर कर दो, इसे इग्नोर कर दो। और फेयर रेंट, वैसे बेटा दे तो फेयर रेंट भी नहीं रखा था, बट मैंने क्या कहा था? फेयर रेंट को किसके बराबर मान लेना? एक्चुअल रेंट के बराबर मान लेना। और बेटा एक्चुअल रेंट कितना है यूनिट ए का? इट वॉज लेट आउट फॉर 10,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ, तो फेयर रेंट को भी 10,000 पर मंथ मान लो। याद करो बेटा मैंने क्या कहा था? फेयर रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है, तो फेयर रेंट होगा 1,20,000। दोनों में से विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। बेटा स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो इसे भी इग्नोर कर दो। तो यूनिट ए का आंसर क्या आ गया? 120। ठीक है, चलो यूनिट बी करके बताओ। म्यूनिसिपल वैल्यू इग्नोर करो, फेयर रेंट बताओ। फेयर रेंट, फेयर रेंट को किसके बराबर मानोगे? एक्चुअल रेंट के बराबर, और एक्चुअल रेंट है 8,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का आता है हमेशा।
96,000। ठीक है। सेकंड, ये ध्यान से, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। चलो बताओ एक्चुअल रेंट कितना है बेटा यूनिट ए का? 10,000 पर मंथ। सुनना, मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है एक्सेप्ट ए केस के, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में 12 मंथ्स का नहीं आएगा। कितने मंथ्स का आएगा? सिर्फ 4 मंथ्स का। तो 10,000 पर मंथ 4 मंथ्स के हिसाब से 40,000। ठीक है। और ऐसे ही मुझे बताओ यूनिट बी का, एक्चुअल रेंट है 8,000 पर मंथ, वैसे एक्चुअल रेंट 12 मंथ्स का आता है, बट अगर हाउस प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा। 8,000 इंटू 6, 48,000। बेटा समझ आया है? चलो फिर थर्ड, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से जो भी हायर है, तो 120 और 96। और फिर स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी है नहीं बेटा, तो 120 और 96। लो, ये आपका जीएवी 120 और 96। माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। देखो बेटा, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 40,000। 60% का कितना हो जाएगा? 24, और 40% का कितना हो जाएगा? 16। तो नेट एनुअल वैल्यू 96 और 80। फिर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, 28,800 यूनिट ए की और 24,000 यूनिट बी की। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी है 20,000, उसका 60% 12,000 और 40% 8,000। सर इसमें वो तीनों कंडीशंस चेक नहीं करेंगे? नहीं बेटा, लेट आउट का केस है, लेट आउट के केस में वो कंडीशंस अप्लाई नहीं करती हैं, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में करती हैं। तो बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो 96 माइनस 28,800 माइनस 12,000, 55,200 यूनिट ए का और 80 माइनस 24 माइनस 8, 48,000 ये आपका यूनिट बी का। लो बेटा, ये आपकी आ गई बेटे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है बेटा सबको? कॉपी कर लो। करें एक और क्वेश्चन? चलो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो ध्यान से, D has a house property situated in Delhi. From the following particulars submitted to you, compute his income from house property for assessment year। बेटा 21-22 है। म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 20 फॉर ₹8,000 per month, which was vacated by the tenant on 30th September 20. It remained vacant for 2 months. With effect from 1st December 20, it was let out for 11,000 per month. Municipal taxes paid, insurance premium, interest on borrowed money for purchase of house property. तो एक बार बताओ बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? बेटा ये तो लेट आउट ही है,
सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है बेटा, लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट, तो ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, लेट आउट का केस है। करो मेरे साथ, स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जीएवी, चलो बेटा वर्किंग नोट बनाओ, जीएवी निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। बेटा सबसे पहले क्या निकालते हो, एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर है बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट। चलो पढ़ो बेटा, म्यूनिसिपल वैल्यू है 90 और फेयर रेंट 110, विच एवर इज हायर 110, बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख आ जाएगा। फिर सेकंड, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ध्यान से देखना है बेटा। चलो बेटा मैंने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 मंथ्स का आता है, सिवाय एक केस में, अगर हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 12 मंथ्स से कम का आएगा, नहीं तो 12 मंथ्स का आएगा। इस क्वेश्चन में बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो पूरे 12 मंथ्स का आना है। सुनो कैसे, ध्यान से बेटा, ध्यान से। पहले बताओ, ये प्रॉपर्टी बेटा 1 अप्रैल 20 से 8,000 रुपये पर मंथ के किराए पे चढ़ी हुई थी बेटा, ठीक है, और फिर 1 दिसंबर से ये 11,000 रुपये पर मंथ के किराए पे चढ़ी। चलो एक्चुअल रेंट निकालो बेटा, 8,000 रुपये के किराए पे चढ़ी 1 अप्रैल को, है ना। 1 अप्रैल से कब तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 6 2 8 महीने के लिए, तो 8 महीने का किराया तो 8,000 के हिसाब से हो गया, प्लस फिर बेटा 1 दिसंबर से ये 11,000 रुपये पर मंथ के किराए पे चढ़ी, तो 11,000 का किराया हो गया दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 महीने का, तो हो गया 12 महीने का किराया। ये आ गया बेटा 8 8 जा 64 प्लस 11 4 जा 44, तो 1,08,000। अनरियलाइज्ड रेंट कोई है नहीं। फिर स्टेप 3, 1 और 2 दोनों में से जो भी हायर है, और हायर आ रहा है 1,08,000। और स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो स्टेप 3 के हिसाब से आ गया 1,08,000। अब ये देखना बेटा, ये देखना, आपकी प्रॉपर्टी 2 महीने बेटा वेकेंट रही। कौन से 2 महीने बेटा वेकेंट रही है, देखो आपकी प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 20 को किराए पे चढ़ी थी और टेनेंट ने 30 सितंबर को वकेट कर दी, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने प्रॉपर्टी खाली रही बेटा, फिर 1 दिसंबर से किराए पे चढ़ी है, तो 2 महीने किराए पे खाली रही। एक बात बताओ, अगर इन 2 महीनों में ये खाली ना रहती तो इन 2 महीनों का 8,000 के हिसाब से 16,000 का किराया आ जाता, लेकिन नहीं आया बेटा, लॉस हो गया। तो जीएवी कितनी आ गई, 92,000, है ना, 92 आ जाएगा। 1,08,000 माइनस 16, 92। समझ आया बेटा, कॉपी कर लो इसे। तो जीएवी आपकी आ गई 92, इसमें से माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस 20%, किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो 90,000 का 20%, 18,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस,
NAV 74,000 minus standard deduction at the rate of 30% under section 24A। तो 74,000 पे 30%, 22,200 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। और फिर है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। और बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी है 30,000, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा बेटा, लेट आउट का केस है 30,000। बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, 21,800। ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा बाकी फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।